हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आजाद ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम इंडियन इकोनॉमी के पिछले वर्षों के यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। और आपने देखा कि हमने इससे पहले वाले वीडियोस में 2022 और 2021 के क्वेश्चंस का डिस्कशन भी कर लिया था। और पिछले वीडियो में हमने अच्छे खासे कॉन्सेप्ट को एक आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश भी की। देखिए, यहाँ पर लिमिटेशंस ये है कि मैं आपको पूरा जीरो से कॉन्सेप्ट नहीं बता पाऊंगा, तो लेकिन मैंने कोशिश की है, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो एक टेक्निकल सा सब्जेक्ट है। तो उसमें मैंने कोशिश की है कि आपको स्टेटमेंट समझ में आए। अगर आपको स्टेटमेंट समझ में नहीं आता है तो आप किस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो मैंने अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को समझाने की कोशिश भी आपको की है। दो क्वेश्चन और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं, तो आगे के वीडियोस में हम यही करने वाले हैं। जिन कॉन्सेप्ट पर हम बात कर चुके हैं उनको हम सिर्फ पढ़ते हुए समझते हुए फटाफट निकलेंगे। जो कुछ नया होगा उस पर हम बात भी करेंगे। तो आज 2020 और 2019 के क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 2020 का पहला क्वेश्चन क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश, यानी कृषि में सरकार के द्वारा क्या निवेश किया जा रहा है उसको किस किस को सरकार का निवेश माना जा सकता है कृषि में। पहली बात, सभी फसलों के कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना। तो देखिए, जो एमएसपी निर्धारित करती है ना, ये सरकार का निवेश थोड़ी है। सरकार इसे निवेश, कोई पैसा निवेश थोड़ी करती है। सरकार कहती है कि किसानों की यह वाली फसल कम से कम इतने रुपए में सरकार खरीद सकती है, अगर बाजार में इससे कम रुपए आपको मिल रहा हो तो सरकार डायरेक्ट कोई निवेश नहीं कर सकती। यह एक तरह से थोड़ा सा राजनीतिक स्टेप भी होता है किसानों को खुश करने के लिए भी, ताकि किसान, और इसके अलावा एक बड़ी बात, ताकि किसानों को बाजार में व्यापारियों के कार्टेल सिस्टम से थोड़ी सी सुरक्षा मिल सके, उसके लिए सरकार ये एमएसपी लेकर आती है। तो हम इसे निवेश नहीं मानेंगे। और देखिए, द जॉय ऑफ एलिमिनेशन, जैसे हम पहला हटाते हैं तो आपके तीन ऑप्शंस हट जाते हैं। और कितना टफ लग रहा था ना ये। पहला क्वेश्चन है, 6 स्टेटमेंट है, फिर 4 ऑप्शंस पे जाना है, कैसे करेंगे ऐसे। ठीक है। फिर अगर बात करें, हमारा हालांकि निकल के आ गया 2, 3 और 6। आइए बात कर लेते हैं। प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण, इनको डिजिटल कर देंगे तो क्या होगा, इन पर थोड़ा सा जो इनका जो करप्शन वाली चीजें हैं उनमें आसानी रहेगी, उनको दूर किया जा सकता है। तो बिल्कुल, फिर उनमें क्या होगा, एक बेहतर उनको रिवॉर्ड मिल सकता है। इन चीजों का बेहतर प्रशासन इसके अंतर्गत आ सकता है। सामाजिक पूंजी का विकास, सामाजिक पूंजी आप इस तरह से कह सकते हैं कि किसानों को सशक्त बनाना, किसी तरह से किसानों की समझ को बेहतर बनाना, मिट्टी के बारे में उन्हें बढ़िया जानकारी प्रोवाइड कराना, आसान भाषा में उन्हें कृषि के बारे में, विभिन्न फसलों के बारे में, उन्नत बीजों के बारे में जानकारी प्रोवाइड करवाना। उससे क्या होगा, वह ज्यादा बेहतर चीजों को नियोजित कर सकेंगे अपने खेतों में। तो बिल्कुल इसे तो माना ही जाना चाहिए निवेश, क्योंकि आप किसानों को शिक्षित कर रहे हैं उनके काम को लेकर। ठीक है। और फिर बात करें किसानों को निशुल्क बिजली की आपूर्ति, ये एक सहायकी हो जाती है, एक सब्सिडी हो जाती है, जो कई बार थोड़ा सा एक चिंता का विषय भी रहता है। लेकिन इसे हम सार्वजनिक निवेश नहीं मान सकते। निवेश उसको मानेंगे जो ज्यादा बेहतर बनाता हो चीजों को। बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफी, तो यह तो ठीक नहीं है ना। बैंकों के द्वारा जो नई सरकारें आती है वो कृषि ऋण की माफी को लेकर एक ये मुद्दा रहता है, तो यह भी सार्वजनिक निवेश नहीं है। सरकारों द्वारा शीतागार की स्थापना कर देना, शीतागार सुविधाओं को, ताकि वो वेयर हाउस स्थापित हो जाते हैं तो उनका जो फसलें हैं, जो उनका मटेरियल है, वो ज्यादा लंबे समय तक सेफ रह सकता है। तो यह भी एक तरह से क्या होता है, हमारा सार्वजनिक निवेश के तौर पर इसे माना जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, द क्वेश्चन इज, भारत में फर्म के ब्याज व्याप्ति अनुपात पद का क्या महत्व है। ब्याज व्याप्ति अनुपात यह है कि जब कोई बैंक किसी व्यापारी को, किसी कंपनी को लोन देता है तो वह ब्याज व्याप्ति अनुपात का एक आकलन करता है। यानी वह देखता है कि कंपनी के पास अभी वर्तमान में कितनी संपत्ति वगैरह है, कितना मूल्य है, और अगर मैं इसको
ऋण देता हूं, इसको लोन देता हूं, तो यह कितने समय तक मेरे ऋण का ब्याज आराम से चुका पाएगा। यह अंदाजा लगाना ब्याज व्याप्ति अनुपात कहलाता है। ठीक है, कि इसके पास जो धनराशि है, जो चीजें इसके पास है, यह कितने समय तक, अभी और आगे कितने समय तक मेरा ब्याज चुका सकेगा। उनको तो ब्याज की टेंशन रहती है ना भाई, है ना, ताकि एनपीए ना बन जाए। तो उसमें उसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं। यह है उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है के वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है। तो इससे पता चल जाता है ना बैंकों के मेरे ऋण पर कितना जोखिम रहेगा, इसके पास कितना पैसा है या नहीं है। तो बिल्कुल वर्तमान जोखिम को और फ्यूचर के भी, कि कब तक ये मेरा ब्याज चुकाने की स्थिति में रहेगा, फ्यूचर के जोखिम को भी इसमें समझने में मदद मिलती है। यह है उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है के आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में भी मदद करता है। बिल्कुल सही है, पहला और दूसरा सही है। और पहला दूसरा सिर्फ 2 ऑप्शंस में है, इसको देख लेते हैं। और इसके अलावा क्या है, उधार लेने वाली फर्म का ब्याज व्याप्ति अनुपात जितना अधिक होगा, उसकी ऋण समाशोधन क्षमता उतनी ही खराब होगी। यानी ब्याज व्याप्ति अनुपात जितना ज्यादा होगा, उसकी ऋण समाशोधन क्षमता उतनी ही खराब होगी। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी हम सही मानेंगे। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड। अच्छा, यहाँ पर ये कह रहा है कि ब्याज व्याप्ति अनुपात जितना ज्यादा होगा, हमने क्या अंदाजा लगाया कि इसके पास कितना पैसा है और ये कितने महीनों तक या कितने टाइम तक मेरे ब्याज का भुगतान कर पाएगा आसानी से। तो इसका मतलब ये हुआ ना, ब्याज जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, ये जितना ज्यादा होगा उसकी समाशोधन क्षमता उतनी ज्यादा होगी ना, ये तो ज्यादा कर पाएगा। समाशोधन क्षमता ज्यादा होगी, तो ये कह रहा है कि समाशोधन क्षमता उतनी खराब होगी, खराब नहीं होगी, उतनी अच्छी होगी। यानी उसको पता चल जाएगा कि हाँ, इतने समय तक के लिए तो ये बहुत आराम से हमारा ब्याज चुका सकता है। तो यहाँ पर तीसरा, सॉरी मैंने इसको थोड़ा सही से नहीं देखा, तो यहाँ पर इसको हम गलत कर देंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में, अब 2020 का सवाल है तो 2020 के करंट अफेयर्स की ये बात कर रहा है। हाल ही में बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कारक या कौन सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही है। तो आप सिंपल सा समझो कि भारत में चावल के मूल्य को क्या क्या प्रभावित करेगा। एमएसपी करता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य बिल्कुल करता है। सरकार द्वारा व्यापार करना क्या करता है, बिल्कुल करता है, किसी भी फसल के मूल्य को प्रभावित करेगा। सरकार द्वारा भंडारण करना भी करेगा, कि सरकार कितना अपने पास भंडारण रखना चाहती है। ठीक है, और उपभोक्ता सहायिकियां जो उनको सब्सिडीज मिलती है, यह भी उसके मूल्य को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो अगर हम देखें तो सारी चीजें ही किसी भी फसल के मूल्य को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण रहती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। फोर्थ, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है। तो यह एक तरह से किसानों की एक ओवरड्राफ्ट सुविधा की तरह हम कह सकते हैं। नाबार्ड ने इसे शुरू किया था 1998 में, और यह था कि किसानों को जो अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराना, यानी किसान जो महाजनों के चंगुल में फंस जाता है अपनी फसलों के लिए, पहले उसे बीजों के लिए पैसों की जरूरत होती है, फिर उसकी देखरेख के लिए, और फिर वो जब वह कटाई कर चुका होता है तो उसको अपनी फसलों के उसको मतलब में उसका ध्यान रखने में या उसको बिकने तक उसका संरक्षण करने में कुछ रुपयों की जरूरत होती है। तो इन रुपयों को प्रोवाइड करवाया जाता है केसीसी योजना के द्वारा। एक तरह से लोन है, शॉर्ट टर्म का लोन है, लघु अवधि का लोन है, अल्प अवधि का। तो क्या है ये, फार्म संपत्तियों के रख रखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए। बिल्कुल कार्यशील पूंजी, वही हमने बात की कि क्या करना है, जो भी इसको किसान को जरूरत होती है अपने सामान के रख रखाव के लिए, उसके लिए जो पैसा है उसको मिल जाता है। कंबाइन कटाई मशीनों
ट्रैक्टरों एवं मिनी ट्रकों के क्रय के लिए सारे किसानों को ये मशीनें खरीदवा देंगे क्या? नहीं ना। तो इनके क्रय के लिए इस तरह का लोन नहीं मिलता। फार्म परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं के लिए, क्या फार्म परिवारों के उपभोग आवश्यकताओं के लिए यह है? ठीक है, क्योंकि उनको उस समय के दौरान अपना खर्च भी चलाना होता है। फसल कटाई के बाद के खर्चों के लिए, हाँ, फसल कटाई के बाद के खर्चों के लिए भी जरूर ऐसा होना जरूरी है। परिवार के लिए घर निर्माण तथा गांव में शीतागार सुविधा स्थापना के लिए, तो घर निर्माण जैसी चीजों के लिए यह नहीं मिलता। हमने देखा दूसरा और पांचवा गलत है। जहां जहां 2 और 5 है वहां वहां हटा दो, आपका आंसर 1, 3 और 4 अपने आप निकल कर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भार उनके थोक मूल्य सूचकांक WPI में दिए गए भार से अधिक है। ये बात ठीक है, क्योंकि जो CPI में खाद्य वस्तुओं का जो भार है वह लगभग 50% के आसपास कैरी करता है, और WPI में यह थोड़ा कम होता है, लगभग 40-39% पर यह कैरी करता है। तो सही हमसे पूछा है, पहला सही है। पहला B और C में, पहला ऑप्शन में नहीं है। तो जब आपको दिख रहा है कि पहला सही है, तो हमें नजर आ रहा है कि दूसरा भी सही है। राइट, हमें क्या नजर आ रहा है कि दूसरा भी सही है। WPI सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता जैसा कि CPI करता है। बिल्कुल करेक्ट बात है। होलसेल प्राइस इंडेक्स में सिर्फ वस्तुओं के बारे में ही महंगाई को नापा जाता है, ना कि सेवाओं के बारे में, जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सभी को मापा जाता है। दूसरा सही है। इसलिए हमने क्या किया है, मुद्रास्फीति मापन के लिए CPI को अपना लिया है। पहले WPI था, लेकिन अब हमने क्या किया है, CPI को अपना लिया है। कब से? 2014 से। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति को के मुख्य मान हेतु तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु CPI को अपनाया है, WPI को नहीं। इसलिए यह गलत हो जाता है। पहला और दूसरा हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी अनाजों, दालों एवं तिलहनों का MSP समर्थन मूल्य पर खरीद भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में असीमित होता है। खाद्यान्नों के बारे में बात कह सकते हो, लेकिन जो दाल और तिलहन के बारे में है यह असीमित नहीं है। यह है कुल उत्पादन का 25%। MSP जारी तो करती है सरकार, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इन चीजों को 100% खरीद लेगी। कुल उत्पादन के 25% तक सरकार इन्हें खरीदती है। ठीक है, तो पहला गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कहता है असीमित खरीद लेती है। नहीं, असीमित नहीं, पहला गलत। तो हमने 2 ऑप्शन को हटा दिया। अनाजों व दालों का MSP किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाते। नहीं, MSP का मतलब ही है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी उससे ज्यादा ही होते हैं बाजार मूल्य, उससे कम नहीं होते। MSP इसीलिए घोषित की जाती है ताकि बाजार में किसानों को सुरक्षा दी जा सके कि उनकी फसलें कम से कम इस मूल्य पर, MSP पर बेची जाएगी सरकार को, उससे ज्यादा बाजार में बेची जाएगी। तो बाजार का मूल्य उसके बराबर की बात नहीं है, उससे ज्यादा ही होता है। ठीक है, तो दोनों ही गलत हो जाएंगे, तो D हमारा आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाणिज्यिक पत्र यानी कमर्शियल पेपर अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र हैं। क्या यह बात सही है? बिल्कुल अल्पकालीन वचन पत्र हैं, प्रतिभूति रहित। हाँ, तो कमर्शियल पेपर के बारे में ठीक है। देखिए, ये चीजें आपको पढ़ लेनी है। कमर्शियल पेपर, CD जो होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इस तरह की ट्रेजरी बिल है, T बिल है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। इनमें और भी बहुत तरह के हैं, है ना, तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला हमारा सही है, तो 2 ऑप्शन हमने हटा दिए। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट CD
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम को, क्या बात कर रहे हो, कंपनी को नहीं, कंपनी को थोड़ी जारी किया जाता है, निर्गत किए जाने वाला दीर्घकालीन प्रपत्र है, नहीं, ठीक है, ये तो गलत हो गया कि वो निगम को नहीं दिया जाता। शीघ्रावधि द्रव्य यानी कॉल मनी अंतर बैंक लेन देनों के लिए प्रयुक्त अल्प अवधि का वित्त है। हाँ ठीक है, अंतर बैंक मनी, इंटर कॉल मनी क्या होता है, जब बैंकों को आपस में थोड़ा सा कमी पड़ जाती है पैसों की, तो वह दूसरे बैंक से मदद मांगते हैं, यानी दूसरे बैंक से उस पैसों को लेते हैं कुछ समय के लिए, एक दिन एक रात के लिए, इस तरह से, तो इसे हम इंटर कॉल मनी कहते हैं या कॉल मनी कहते हैं। तीसरा सही है, जीरो कूपन बॉन्ड, शून्य कूपन बॉन्ड अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा निगमों को निर्गत किए जाने वाले ब्याज सहित अल्पकालीन बॉन्ड है। पहली बात तो बैंकों के द्वारा कंपनियों को नहीं दिए जाते जीरो कूपन बॉन्ड, या दूसरी बात ब्याज सहित नहीं होती, ये ब्याज रहित, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ना शून्य कूपन बॉन्ड, यानी इस पर इंटरेस्ट रेट जीरो होती है, तो फिर इसमें फायदा क्या है, ये डिस्काउंट पर जाते हैं। 100 रुपए का कोई है, 100 रुपए का बॉन्ड है, तो जब खरीदने वाला इसके लिए 90 रुपए देगा, और जब मेच्योरिटी पीरियड होगा तो कंपनी उसको वापस 100 रुपए देगी, तो इस तरह से 10 रुपए का फायदा उसको हो जाता है। तो यहाँ पर यह भी हम गलत कर देंगे, सही पूछा है तो पहला और तीसरा सही है, सी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की प्रमुख विशेषता क्या है, आइए देखते हैं। यह मूलतः किसी सूचीबद्ध कंपनी में पूंजीगत साधनों द्वारा किया जाने वाला निवेश है। यह एक विशेषता तो है, लेकिन अनलिस्टेड कंपनी में भी हो सकता है, ठीक है। यह मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाला पूंजी प्रवाह है। हाँ, जो डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वह किसी तरह का ऋण नहीं होता है, ओके, वह ऋण नहीं है, तो यह बात सही है कि यह ऋण सृजित नहीं करता, यह बात तो ठीक है। तो इसका जो आंसर हम मानेंगे वह दूसरा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अगर हम और कहीं से पैसे लेते हैं तो वह एक तरह से ऋण का आ जाता है। यहाँ पर ये हिस्सेदारी वाली बात आती है, जो एफडीआई में जो बात होती है, ऋण समाशोधन अपेक्षित नहीं होता। यह विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाने वाला निवेश है, यह कंपनीज में किया जाता है ना, सरकारी प्रतिभूतियों में नहीं किया जाता। यह है, लेकिन यहाँ पर अनलिस्टेड कंपनी में भी तो किया जा सकता है ना, तो इसको भी हम गलत कर देंगे, बी हमारा सही आंसर यहाँ पर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से गैर वित्तीय ऋण से सम्मिलित हैं। वही नॉन फाइनेंशियल ऋण क्या क्या आ जाते हैं, यह भी देखना है आपको। नॉन फाइनेंशियल ऋण, परिवारों का बकाया ऋण, क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि और राजकोषीय बिल, ट्रेजरी बिल, बिल्कुल ये इसी के अंतर्गत आते हैं। यदि हम बात करें गैर वित्तीय ऋण की, नॉन फाइनेंशियल डेट की, तो सरकारी संस्थाओं, परिवारों और व्यापार के द्वारा किए गए क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट शामिल होते हैं इसमें, जो वित्तीय क्षेत्र में शामिल नहीं होते हैं। इसमें क्या आता है, घरों की बचत जो होती है वो आता है, सरकार के जो ट्रेजरी बिल है वह आता है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड पर जो है, हाउसिंग लोन जो है, ये सारी चीजें इस पर आती है। तो गैर वित्तीय क्षेत्र में, गैर वित्तीय ऋण में परिवारों का बकाया ऋण आ जाता है, क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि आ जाती है, राजकोषीय बिल आ जाती है। इनसे कोई व्यापार हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, कोई फाइनेंस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, तो इसको हम नॉन वित्तीय ऋण पर के बारे में बात करते हैं। तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बात करते हैं, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि आरबीआई प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा। हमने देखा है प्रसारवादी नीति का मतलब क्या हो गया, आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा, और इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा तो लोगों के पास ज्यादा पैसा जाएगा, डिमांड क्रिएट होगी, थोड़ी सी महंगाई बढ़ सकती है। तो आरबीआई क्या नहीं करेगा, अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कम कर रहा है तो क्या नहीं करेगा, विस्तारवादी मौद्रिक नीति, प्रसारवादी।
वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर अनुकूलित करना। बिल्कुल, इसमें क्या होगा, आरबीआई को जब विस्तारवादी या प्रसारवादी मौद्रिक नीति अपनानी होती है ना, तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, इन सबको आरबीआई क्या कर देता है, कम कर देता है। सीआरआर, एसएलआर, इन सबको आरबीआई कम करता है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर अनुकूलित करता है, घटाएगा, सही बात है। सीमांत स्थायी सुविधा एमएसएफ दर को बढ़ाना, बढ़ाएगा नहीं घटाएगा। ठीक है, और बैंक दर को घटाना तथा रेपो दरों को भी घटाना। मैंने क्या कहा, जब भी आरबीआई को इंटरेस्ट रेट कम करनी होगी, आरबीआई के जितने भी क्वांटिटेटिव टूल हैं उन सबको आरबीआई रेट कम कर देगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो रेट कम कर देगा। या ये बात सीधी सी समझो, आरबीआई के जितने भी टूल हैं, जब आरबीआई रेट कम करता है तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ती है, और जब आरबीआई रेट बढ़ाता है तो मार्केट में मनी सप्लाई कम होती है। एज सिंपल एज दैट। ओके, तो क्या नहीं करेगा, सीमांत एमएसएफ को, मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी को बढ़ाएगा नहीं घटाएगा। ये पूछ रहे क्या नहीं करेगा, तो दूसरा वाला काम नहीं करेगा, पहला और तीसरा करेगा। हमें पूछ रहा है क्या नहीं करेगा, तो हम ऑप्शन पे लगाएंगे केवल 2। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाइनटीन 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1991 में जो हमारे यहाँ पर क्या हुआ था, आर्थिक सुधार लाए गए थे, उसके बाद में बात कर रहा है कि क्या हुआ। शहरी क्षेत्रों में श्रमिक की उत्पादकता 2004-05 की कीमतों पर प्रति श्रमिक रुपए में वृद्धि हुई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें कमी हुई है। अगर मैं बात करूं 11वें क्वेश्चन की, तो यह देखिए उस समय का 2020 के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। शहरी क्षेत्रों में श्रमिक की उत्पादकता में वृद्धि हुई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें कमी हुई है। तो अगर हम उस समय के करंट अफेयर्स की बात करें तो ये वाला जो स्टेटमेंट था गलत माना गया था, गलत था, क्योंकि इस तरह की कोई बात यहाँ पर नहीं थी। कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में सतत वृद्धि हुई है। कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में सतत वृद्धि हुई है। सतत यानी लगातार, तो ऐसा भी हो सकता है ना, कभी कम भी हुई होगी, कभी ज्यादा भी हुई होगी। अगर हम 1991 से 2020 तक की बात कर रहे हैं, तो बीच में कुछ साल तो ऐसे आए होंगे जहां पर ये हिस्सेदारी कम हुई होगी, तो इसे भी गलत माना जा सकता है। फिर अगर हम माने 1 और 2 को हटाएं, तो आप 2 ऑप्शन हटा देते हैं, तीसरा आपका सही है, चौथा आपको चेक करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है, सही बात है। हम देख रहे हैं कि लगातार कृषि अर्थव्यवस्था कम होती जा रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है। अब इस क्वेश्चन में ज्यादा समझाने जैसी बात नहीं है, ये उस समय के आंकड़ों पर निर्भर है। 2020 के क्वेश्चंस के आंकड़ों पर डिपेंड करता है ये वाला क्वेश्चन, इसलिए हम डायरेक्ट सही या गलत पर बात कर रहे हैं। तो ये वाली बात ठीक है। ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई है। वृद्धि दर में ऐसा इस तरह से समझो कि पहले 100 पर 5% की दर से होता था एक साल में, दूसरी साल में 6% की वृद्धि दर हुई, तीसरी साल में 4% की वृद्धि दर हुई। तो यहाँ पर वृद्धि दर बढ़ रही थी, यहाँ पर वृद्धि दर में कमी आ गई ना। वृद्धि तो हो रही है लेकिन वृद्धि की दर जो है वो कम हो गई। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है, हम इसको लेकर चलेंगे ऑप्शन बी, तीसरा और चौथा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से हमें यह समझना है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब हम इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे तो यहाँ पर इन चीजों को भी ध्यान में रखेंगे। जो पिछले 5 से 10 सालों के जो ट्रेंड होते हैं, यूपीएससी वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन साख परिदान करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण देते हैं। जो जिला स्तर पर जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ठीक है, सहकारी बैंक है, ये कह रहा है कि ये जो लोन देते हैं किसानों को, कृषकों को,
कृषि क्षेत्र में, वह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और आरआरबी यानी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, इसे हम क्या कह देते हैं, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स और आरआरबी से ज्यादा होता है। तो ये बात तो आपको पता होनी चाहिए कि ये गलत है। शेड्यूल कॉमर्स बैंक का लोन ज्यादा होता है। अगर हम नंबर ऑफ रुपीज में देखें कितने का लोन दिया जाता है, तो डीसीसी 20 के मुकाबले इनका ज्यादा होता है। तो ये कह रहा है कि इसका ज्यादा होता है, ये गलत कह रहा है, तो गलत कर दो, पहला गलत, तो 2 ऑप्शन हट गए। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स का एक सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि साख समितियों को निधि उपलब्ध कराना है। ये बात बिल्कुल ठीक है। जो जिला स्तर पर ये जिला केंद्रीय सहकारी बैंक्स होते हैं, इनका सबसे अच्छा काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि जो प्राथमिक कृषि साख समितियां होती है उनको निधि उपलब्ध कराता है। तो यह सेकंड सही है, तो हम ऑप्शन बी रखेंगे इसमें। जो हमारा 12वां क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन बी को हम सही मानेंगे। अगली बात करते हैं, यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य या नीतियां भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती है। भारत को क्या करना चाहिए, जो भारत अगर कोई और वित्तीय संकट आए तो भारत क्या करे, उनको उस पे से थोड़ी सी आसानी से उससे निकल सके। ये क्वेश्चन कहने की कोशिश कर रहा है। अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना, यह बात बिल्कुल ठीक है। हमें अगर वित्तीय संकटों से निकलना है तो अल्पकालीन ऋणों को जल्द से जल्द चुकता करें और उन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि संकट के समय और ऋण का भार आ जाएगा, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म लोन है तो हम ज्यादा उसमें घिर जाएंगे। तो यह बात तो ठीक है। कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना, नहीं, विदेशी बैंकों को प्रारंभ करने से क्या मतलब है, जो वित्तीय संकट आता है तो विदेशी बैंक लोन देना बंद कर देते हैं, आसानी से लोन देते नहीं है, या तो कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं। तो विदेशी बैंकों के बारे में ये बात ठीक नहीं है। और जब हम 2 हटाते हैं तो 2 ऑप्शन हमारे हट जाते हैं, केवल 1 और 3, और हमें पता है पहला तो सही है और पहला सही है तो तीसरा भी हम गलत कर देंगे। तो हमारा आंसर निकल के आया 1, केवल 1 हमारा आंसर है। तीसरा देख लेते हैं, पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता को बनाए रखना। पूर्ण परिवर्तनीयता का मतलब यह है कि निवेशक जितने पैसे लेकर आया उतने पैसे वो कभी भी ले जा सकता है। यानी डॉलर आए, डॉलर को रुपए में चेंज कर लिया, रुपए को डॉलर में चेंज कर लिया जब चाहा तब। लेकिन हमारे भारत में क्या होता है, इसकी एक लिमिट होती है कि आप इतने रुपए को एक बार में डॉलर में निवेश कर सकते हैं, एक लिमिट में कर सकते हैं। अगर हम पूरी तरह से उसको परिवर्तनीय कर देंगे तो क्या होगा, वो एक साथ अपना पैसा उठा के चला जाएगा। इसकी एक लिमिट होती है, तो ये भी हमें नहीं करना चाहिए, इसमें लिमिट हमें रखनी चाहिए। तो केवल 1 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, यदि आप अपने बैंक की मांग जमा खाते यानी डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से 1 लाख रुपए की नगद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके बैंक के पास, आपने ये तो देखा होगा बैंक में आप किस तरह से पैसा जमा करते हैं, एक तो डिमांड पर होता है, डिमांड डिपॉजिट होता है। जब आपने डिमांड की, बैंक ने उठाकर आपको पैसा दे दिया, ठीक है। एक टाइम डिपॉजिट होता है या फिक्स डिपॉजिट होता है, टाइम के अकॉर्डिंग कि आप अपना पैसा इतने समय पहले नहीं निकाल सकते। ओके, तो डिमांड तो एक तरह से लिक्विडिटी हो गई ना, एक तो आपके पास करेंसी है, आपने जेब से निकाला पैसा खर्च कर दिया, ये तो लिक्विडिटी है। डिमांड ड्राफ्ट भी उसी तरह से, आपके पास फटाफट पैसा आ जाता है, आपने डिमांड की, फौरन बैंक ने दे दिया। तो इससे मुद्रा की आपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट में जो पैसा है वो ऑलरेडी मुद्रा की आपूर्ति में सम्मिलित है, क्योंकि उसे आप कभी भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि मुद्रा की समग्र आपूर्ति 1 लाख रुपए की कमी आएगी, समग्र आपूर्ति में 1 लाख रुपए की वृद्धि होगी, समग्र पूर्ति में 1 लाख रुपए से अधिक की वृद्धि होगी, अपरिवर्तित रहेगी। मुद्रा की आपूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो मुद्रा से रिलेटेड जो उदाहरण है M1, M2, M3, M4, उनको आपको पढ़ना चाहिए, उनसे आपको ये सवाल क्लियर हो जाएगा। यहाँ हम इसकी बात अभी नहीं करते हैं। ओके, तो हमारा आंसर जो रहेगा डी हमारा आंसर इसमें रहने वाला है।
आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, स्वर्ण ट्रांस, हाँ, रिजर्व ट्रांस रिजर्व ट्रांस किसे निर्दिष्ट करता है? विश्व बैंक की ऋण व्यवस्था, केंद्रीय बैंक की किसी एक प्रक्रिया को, डब्ल्यूटीओ द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को, या आईएमएफ द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। तो आईएमएफ में यह सुविधा होती है रिजर्व ट्रांस की। तो कोई देश अपनी मुद्रा का एक कोटा जो उसके पास होता है, उसका एक हिस्सा आईएमएफ के पास रिजर्व रखता है, और उसका वह उपयोग तब लेता है जब उसे जरूरत पड़ती है। और उसके उपयोग में ना तो आईएमएफ कोई शर्त लगा सकता है, ना उसकी कोई शुल्क ले सकता है, क्योंकि वह उसी का पैसा था और वह उसे यूज कर सकता है। तो इसलिए इसे हम कहते हैं रिजर्व ट्रांस, और यह किसके पास होता है? आईएमएफ के पास होता है। स्वर्ण ट्रांस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि अराउंड 1978 से पहले ये जो रिजर्व रखा जाता था, ये सोने के रूप में, गोल्ड के रूप में रखा जाता था। फिर बाद में इसमें चेंज कर दिया गया, तो इसलिए इसे स्वर्ण ट्रांस भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी, आईएमएफ से रिलेटेड है एक साख प्रणाली है। यहाँ पर हमारे 2020 के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, और लगभग 31 मिनट में हमने ये क्वेश्चंस कर लिए हैं। और मैं ऐसी नियत रखता हूं कि 2019 के क्वेश्चंस भी हम इसी वीडियो में कवर कर लें, क्योंकि यह ज़रूरी भी है जल्दी ख़त्म करना चीज़ों को, और आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हमें और बहुत कुछ अभी लेकर आना है। क्यों? आखिर आपका प्रीलिम्स तो निकालना ही है, ठीक है, और फिर मेंस पर भी हम काम करना शुरू करने वाले हैं। लिखना सीखे प्रोग्राम के अंतर्गत आप उसमें शामिल जरूर होइए। क्वेश्चंस का इवेल्युएशन भी किया जाना है ना। एक नॉमिनल सा फी आपको बता दिया जाएगा, अगर होगा तो क्वेश्चन का इवेल्युएशन किया जाएगा, आपको डायरेक्शंस मिलेगी, आपको वैल्यू एडिशन के लिए पॉइंट्स मिलेंगे, तो वो एक इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस तरह से हमारी कोशिश है कि आपके प्रीलिम्स और मेंस को हम मजबूत कर पाए, आपकी तैयारी को हम एक धार दे पाए, जिससे आप वो जो एक बीच में एक हर्डल बना हुआ है उसे आप काट सकें और अपने लक्ष्य तक आगे बढ़ सकें। तो 2019 के क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं इंडियन इकोनॉमी के। लेकिन एक बात मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि इस सफर में जो हम इतनी कोशिशें कर रहे हैं वो 100% आप लोगों के लिए है, हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए है। आपका सपोर्ट हमें यहाँ पर दरकार होता है, क्योंकि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आप दुगनी मेहनत करेंगे तो काम बनेगा। ठीक है, आप सपोर्ट करें। हमारे अंदर कुछ सजेशंस की ज़रूरत हो, कुछ नयापन की ज़रूरत हो, वो बताएं, हमारा हौसला अफजाई करें, और बताएं कमेंट में कि वीडियो ठीक था, कहाँ कमी रही। इस तरह की चीज़ें बताते रहें, ताकि हम भी क्या करते हैं, हम अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। तो हम अपने आप को बेहतर करने के लिए तैयार हैं। आप अपने सजेशंस हमें ज़रूर बताया करें, ठीक है ना। और दोस्तों में भी शेयर करो यार, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी तैयारी कर रहे हो और अगर आप PYQs को नहीं देखते हो तो आपकी तैयारी नहीं होती। तो अगर आपके फ्रेंड्स भी तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको शेयर जरूर करें ये चीजें। 2019 का क्वेश्चन है। पहले बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्रय शक्ति समता यानी परचेजिंग पावर पेरिटी, विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की तुलना करके की जाती है। परचेजिंग पावर पेरिटी की तुलना बिल्कुल सही है। जैसे यहाँ पर ये देखा जाता है कि कोई एक वस्तु है, वो किसी अलग अलग देशों में उनकी मुद्राओं की आपूर्ति के हिसाब से कितने कितने की है, उसके अकॉर्डिंग परचेजिंग पावर पेरिटी की गणना की जाती है। बिल्कुल सही है। PPP डॉलर के संदर्भ में भारत विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जी नहीं, भारत PPP के संदर्भ में विश्व की 3rd सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, दूसरा गलत है, पहला सही है। ऑप्शन ए हम सही कर देंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत द्वारा आयातित कृषि जिन्सों में
पिछले 5 वर्षों में निम्नलिखित में से किस एक का मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा है। देखिए ये करंट अफेयर्स बेस्ड इकोनॉमिक सर्वे वगैरह पर आधारित क्वेश्चन है, 2019 का है। तो हम डायरेक्ट इसके आंसर पे जाते हैं। इस क्वेश्चन से हम इतना ध्यान रखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत ने पिछले 5 वर्षों में सबसे ज्यादा आयात किस पर किया है। तो अगर हम इसको देखें तो हमें आइडिया होता है कि वनस्पति तेल पर भारत ने 2019 के अकॉर्डिंग पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक आयात, मूल्य के आधार पर सबसे अधिक आयात किया था। इसीलिए जो पाम ऑयल को लेकर हमारा मिशन है, मिशन पाम ऑयल करके, एडिबल ऑयल को लेकर, उसको भी आप अच्छे से देखना, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय रुपए की गिरावट, कितनी बार बात की है हमने, मूल्य में गिरावट कब होती है, वृद्धि कब होती है। गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार या आरबीआई द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है। रुपए की गिरावट को रोकने के लिए सरकार क्या करती है और क्या नहीं, आरबीआई करता है बेसिकली। तो आरबीआई क्या करता है क्या नहीं, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन। तो जो गैर जरूरी वस्तुएं हैं, क्योंकि रुपया गिर रहा है, हमें महंगा पड़ेगा सामान, तो गैर जरूरी वस्तुओं के आयात को रोक लेंगे और निर्यात को प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि निर्यात सस्ता हो जाता है आगे के लिए। ठीक है। भारतीय उधारकर्ताओं को रुपए मूल्य वर्ग के मसाला बॉन्ड जारी करने हेतु प्रोत्साहित करना। मसाला बॉन्ड नया वर्ड है। मसाला बॉन्ड उसे कहते हैं, बॉन्ड तो आप समझते हैं, विदेशों में जब भारत की सरकार या भारत के द्वारा बॉन्ड जारी किए जाते हैं तो वो नॉर्मली डॉलर्स में होते हैं। लेकिन जब भारत डॉलर में जारी ना करके रुपए में जारी करे, उसे हम कहते हैं मसाला बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर भारत ने डॉलर में जारी किया, डॉलर में तो रुपया अगर गिरता है तो भारत को ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा ना। लेकिन भारत ने रुपए में ही जारी किया तो रुपया गिरे या उठे, भारत को बराबर पैसा जितने में जारी किया उतना ही चुकाना पड़ेगा। इसलिए मसाला बॉन्ड इंपॉर्टेंट होते हैं। जब रुपया गिर रहा होता है तो हमें ज्यादा पैसा चुकाने से बचाते हैं, मसाला बॉन्ड जारी करने को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। ये क्या बात हो रही है, रुपए की गिरावट को रोकने की ये बातें हैं। ये पूछ रहा है कौन सा नहीं करेगा गिरावट को रोकने के लिए। विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना। जो हमने बाहर से पैसा लिया हुआ है डॉलर के रूप में, उसको थोड़ा आसान बना दें। हम कह दें कि भाई हम पैसों हम जो है वो रुपए में भुगतान करेंगे, तो उससे हमारी चीजें आसान बनेगी। ये भी हो सकता है। तो अब हमारा आंसर क्या निकल के आया, डी। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति, प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण अगर करेंगे हम, तो मार्केट में पैसा ज्यादा जाएगा, और मार्केट में पैसा ज्यादा जाएगा तो वापस क्या होगा, डिमांड क्रिएट होगी डॉलर की या अदर चीजों की, और डिमांड क्रिएट होगी तो वापस से क्या होगा, हमारा रुपया गिरेगा। तो ये अगर हम करेंगे तो हमारा रुपया ज्यादा गिरेगा, इसलिए हमारा आंसर इसका डी होगा। अगली बात करते हैं, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक, मनी मल्टीप्लायर। ये बात हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। निम्नलिखित में से किस एक के साथ बढ़ता है, तो सेम वही है, जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि के कारण। जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि के कारण इसमें बढ़ोतरी होती है, मनी मल्टीप्लायर में। इसको ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लास्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर चुके हैं और मैंने आपको पूरा समझाया भी था मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। एशियाई आधारिक संरचना निवेश बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। AIIB के 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र है। 2019 की ये बात कर रहा था। तो अगर अब अभी हम देखें तो AIIB के वाकई में काफी सदस्य हैं, लगभग 100 सदस्य उसके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में तो 100 से ज्यादा सदस्य उसके हैं, तो यह बात बिल्कुल करेक्ट है। इसका हेडक्वार्टर अगर हम बात करें तो बीजिंग में होता है, AIIB का, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का। तो 80 से अधिक सदस्य सही है। AIIB ने भारत
AIIB में भारत सबसे बड़ा शेयर धारक है, ये गलत है, सबसे बड़ा शेयर धारक चीन है इसमें। तो दूसरा जैसे ही हम हटाते हैं तो दो ऑप्शन हमारे हट जाते हैं, और अब तीसरा देखना है, एशिया AIIB में एशिया से बाहर का कोई सदस्य नहीं है, ये बात गलत है। अगर आप देखेंगे उसको ध्यान से तो आप पाएंगे कि G20 के बहुत सारे सदस्य देश इसके सदस्य हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, सॉरी, यूके है। तो ये सारे सदस्य देश इसके हो सकते हैं, एशिया से बाहर के देश भी इसके सदस्य हो सकते हैं। तो केवल एक हमारा आंसर होगा, तीन को भी हम हटा देंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर ऋणदाता करार यानी इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने का क्या उद्देश्य है? फिर से मैं कहूंगा, यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, और इसका क्या उद्देश्य है यह आप देखेंगे कि 50 करोड़ रुपए या अधिक की जो दबाव युक्त परिसंपत्तियां होती है, जो स्ट्रेस्ड एसेट्स होती है, जिन पर ऐसा लगता है कि पैसा आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा ना, का जो सहसंग उधारी यानी कंसोर्टियम लेंडिंग के अंतर्गत है, अधिक तेजी से समाधान करने का लक्ष्य रखना। ये जो था इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट, यह इनका 50 करोड़ या उससे ज्यादा की जो दबाव युक्त परिसंपत्ति थी उनका सॉल्यूशन निकालने के संदर्भ में एक एग्रीमेंट था, इनका समाधान निकालना था जल्द से जल्द, यह हमें ध्यान रखना है। डी हमारा आंसर हो गया छठे क्वेश्चन में, क्योंकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, बहुत ज्यादा इसमें समझाने जैसी बात मुझे नजर नहीं है। आगे अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? लास्ट वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी, 2021 या 22 के क्वेश्चंस में बैंक बोर्ड ब्यूरो का नाम आया था। तो हमें पता है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं उनके अध्यक्षों का चयन जो संस्तुति करता है वह कौन करता है? बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, इजी सा क्वेश्चन इसे कहा जा सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड यानी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड PNGRB भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम नियामक निकाय है। क्या ऐसा है? क्या यह भारत सरकार के द्वारा प्रथम नियामक निकाय था? इससे पहले सरकार ने कोई रेगुलेटरी बोर्ड जारी नहीं किया, तो या तो यह 1947 1948 में बनाया गया होगा, तभी प्रथम हो सकता है ना, लेकिन यह तो बनाया गया था 2006 में। इससे आप आइडिया नहीं लगा सकते कि यह तो पहला नहीं है। और इस तरह का एक्सट्रीम सा अगर हम स्टेटमेंट देखें तो अक्सर गलत होता है, तो इसको हम गलत कर देंगे। और जैसे ही पहले को हमने गलत किया, 3 ऑप्शन हमारे गलत हो गए, दूसरा और तीसरा हमारा सही आंसर निकल कर आ जाता है। आगे देखते हैं, PNGRB का एक कार्य गैस के लिए प्रतियोगी बाजारों को सुनिश्चित करना है। अब गैस से रिलेटेड ही रेगुलेटरी बोर्ड है तो ये काम तो होगा ही। PNGRB के निर्णयों के विरुद्ध, इसके किसी भी निर्णयों के विरुद्ध अगर अपील करनी हो तो विद्युत अपील अधिकरण के समक्ष की जाती है। यह बात भी बिल्कुल करेक्ट है, तो दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन बी हमारा आंसर सही हो जाता है। आगे की बात करते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विस्तारित उत्पादक दायित्व आरंभ किया गया था? हाँ, एक्सटेंशन प्रोड्यूसर लाइबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको हम कहते हैं EPR। ये जो पहली बार शुरू किया गया था 2011 से, जो ई वेस्ट था, इनका मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग से रिलेटेड जो नियम आए थे ना 2011 में, इसमें यह अवधारणा लाई गई थी। इसमें इस तरह की बात है कि अगर कोई उत्पादक, कोई निर्माता अपना जो उत्पाद बनाता है तो उससे पर्यावरण को नुकसान ना हो, यह जिम्मेदारी उसकी बनती है कि जब उसका वेस्ट खत्म किया जाए तो उत्पादक उसके वेस्ट को भी नियंत्रित करने की कोशिश करे।
ताकि पर्यावरण संरक्षण किया जा सके, है ना। तो ईपीआर इंपॉर्टेंट अवधारणा है, इसको आप जरूर अच्छे से पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। एनवायरनमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमी में भी इस तरह से पूछा जा सकता है। या आप इस क्वेश्चन को एनवायरनमेंट का क्वेश्चन भी कह सकते हैं, आया हुआ तो यूपीएससी प्रीलिम्स में है। आगे बढ़ते हैं। किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी, सोशल कैपिटल के भाग के रूप में समझा जाएगा। सोशल कैपिटल क्या है? समाज को बेहतर बनाना, सामाजिक पूंजी। संपत्तियों के बारे में बात नहीं करता है। समाज बनता है हमारा मानवों से, यानी हमारे मानव संसाधन को, हमारी मानव पूंजी को बेहतर बनाए, हमारे अंदर विश्वास बढ़े, भावनात्मक रूप से हम एक साथ आए, लगाव बढ़े, है ना, इन सब चीजों को, और हम कौशल युक्त बने, अर्थव्यवस्था में हमारे कौशल से योगदान दें, आपसी भाईचारा बने। इस तरह की जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में बात है ना, एकता अखंडता बनाए रखने जैसी, उसके बारे में बात करती है सोशल कैपिटल। जनसंख्या में साक्षरों का अनुपात, इसके भवनों, अन्य आधारिक संरचनाओं और मशीनों का स्टॉक, कार्यशील आयु समूह में जनसंख्या का आमाप, समाज में आपसी भरोसा और सामंजस्य का स्तर, इसे हम कहते हैं सोशल कैपिटल। ठीक है, तो सोशल कैपिटल के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छी बात है, ध्यान रखनी जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी सत्वों के ऋणी होने के द्वारा है। देखिए, हम जो ऋण लेते हैं वह दो तरह से होता है। सरकार जो ऋण लेती है, या तो अंदर के लोगों से, हमारे नागरिकों से सिक्योरिटी बॉन्ड वगैरह जारी करके ले लिया जाए, या विदेशों से ले लिया जाए। ठीक है, तो भारत का जो अधिकांश ऋण है ना, वह विदेशों से नहीं है, वह अधिकांश आंतरिक है, सरकारी ऋण। अगर हम सरकारी ऋण की बात करें, इसमें जो सबसे ज्यादा हिस्सा है, अधिक हिस्सा, वह किसका है? आंतरिक ऋण का है। लेकिन ये कह रहा है भारत का जो विदेशी ऋण है, विदेशों से लिया गया ऋण, उसमें ज्यादा बड़ा हिस्सा सरकार के द्वारा लिए गए ऋण का है। सरकार के द्वारा तो विदेशों से कुल ऋण का मात्र 4-5% ही लिया जाता है, बाकी तो निजी कंपनियों के द्वारा लिया गया ऋण है। निजी कंपनियों के द्वारा, निजी कंपनियों के द्वारा लिया गया ऋण। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम गलत करेंगे। सरकार के द्वारा लिया गया ऋण ज्यादा नहीं है, ज्यादा निजी कंपनियों के द्वारा लिया गया ऋण है। तो पहला गलत कर देंगे, अधिकांश ऋण निजी कंपनियों के द्वारा। भारत का सारा विदेशी ऋण यूएस डॉलर के मूल्य वर्ग में है। ऐसा थोड़ी है, हो सकता है आईएमएफ के एसडीआर में हो, जापान की मुद्रा में हो। ठीक है, तो सारा यूएस डॉलर में नहीं है। तो इसको भी हम, ये एक एक्सट्रीम सा स्टेटमेंट है, गलत है। तो दोनों ही गलत है। सही पूछ रहा है तो ना तो एक सही है ना ही दो सही है। आगे बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे हम पीछे की ईयर्स में जाएंगे ना, क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि इकोनॉमी के क्वेश्चन वन लाइनर से होते हुए चले जाएंगे। 2013 तक जाते जाते तो बहुत इजी से क्वेश्चन हमें लगने लगते हैं। ठीक है, तो लेकिन अब क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है। खासकर आप नजर रखिए 2018 के बाद वाले क्वेश्चंस पर बहुत अच्छे से। भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? क्या शामिल है? अग्रिम, जमा, निवेश या मांग तथा अल्प सूचना मुद्रा। ये शामिल है या शामिल नहीं है, ऐसा होना चाहिए था। 12th क्वेश्चन, इसको आप जरा देखिएगा, क्या शामिल नहीं है। तो जब आप पूछते हैं कि इसकी वाणिज्य बैंक की संपत्ति क्या नहीं है, तो उसके पास जो जमा होता है ना, वह उसकी संपत्ति नहीं होती, क्योंकि वह तो जनता के द्वारा उसको दिया गया पैसा है और यह उसका दायित्व है कि जब लोग आएंगे
तो मुझे उसको देना है, वह संपत्ति नहीं होती। तो इसका आंसर हम बी करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप क्वेश्चन को करेक्ट कर लेंगे, कौन सी उसकी संपत्ति नहीं है, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में निम्नलिखित में से किस या किन कारक या कारकों का योगदान है? मुद्रा संकट को कम करना है हमें, ठीक है। और मुद्रा संकट हम क्या समझते हैं? वही कि हमारी मुद्रा में क्या हो रही है? गिरावट। हमारी मुद्रा में हो रही है गिरावट। हमारी मुद्रा में गिरावट हो रही है। और गिरावट कब होती है? जब डॉलर्स की डिमांड बढ़ती है। डॉलर्स की डिमांड बढ़ती है और मनी सप्लाई ज्यादा होती है। सही बात है ना? मनी सप्लाई ज्यादा होगी, डॉलर्स की डिमांड बढ़ेगी। तो क्या करेंगे भाई? डॉलर्स की डिमांड कम कर देंगे, मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, क्या क्या कर सकते हैं संकट के जोखिम को कम करने के लिए? मुद्रा संकट मतलब मुद्रा में गिरावट को कम करना है। भारत के आईटी सेक्टर के विदेशी मुद्रा का अर्जन का, हाँ, इसमें योगदान कम करने में, तो ठीक है, भारत का आईटी सेक्टर जब विदेशी मुद्रा कमाएगा तो भारत में डॉलर आएगा, डिमांड ज्यादा है, डॉलर आएंगे, डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी तो जोखिम कम होगा। सही बात है। सरकारी व्यय के बढ़ने का, अब देखो सरकार तो भारत में ही व्यय करेगी ना, और सरकार तो रुपए में व्यय करेगी, डॉलर से तो इसका लेना देना नहीं है। तो हमें तो डॉलर की डिमांड सप्लाई बढ़ानी है ना, डिमांड कम करनी है तो सप्लाई बढ़ानी है, तो इसको हम हटा देंगे। और जब हम दो को हटाते हैं तो दो ऑप्शन हमारे हट जाते हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं विदेशस्थ भारतीयों द्वारा भेजे गए धन का। जो भारतीय विदेशों में है वह जब भारत में धन भेजेंगे तो वह भी डॉलर्स भेजेंगे, और इससे हमारी डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी। सप्लाई बढ़ जाएगी तो डिमांड और सप्लाई इक्वल होने लगेगी, तो उससे हमारा जो मुद्रा संकट है वह कम होगा। तो ठीक है, यह भी बात ठीक है। तो दोनों 1 और 3 हमारा सही आंसर इसमें हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं, निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? देखिए, जब आप किसी स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो अपने को रजिस्टर तो कराना ही पड़ता है। और जब कोई विदेशी व्यक्ति जो यह चाहता है कि वह रजिस्टर ना कराए खुद को, लेकिन भारत से किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है, स्टॉक्स खरीदना चाहता है, तो उसको क्या जारी किया जाता है? तो वह किसी ब्रोकर के पास जाता है, रजिस्टर्ड के पास, और वह ब्रोकर उसे पार्टिसिपेटरी नोट्स देता है। तो यहाँ पर सहभागिता पत्र, जो अपने को रजिस्टर नहीं कराता और स्टॉक खरीदता है, उसे पार्टिसिपेटरी नोट दिया जाता है। और ये अच्छी बात ही है, क्योंकि कोई बिना रजिस्टर कराए भी भारत में इन्वेस्ट तो कर ही रहा है ना, तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। पार्टिसिपेटरी नोट के बारे में यहाँ पर बात है। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सही है? दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोड़ दिया गया। हम भी देखते हैं पीसी महालनोबिस का जो मॉडल था, और हमने देखा है कि सेकंड जो हमारा पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान था उसमें भारी उद्योगों वगैरह पर ज्यादा तवज्जो दी गई थी, ज्यादा ध्यान दिया गया था। तो पहला सही है। चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया गया। तो यह बात भी ठीक है कि सेकंड पंचवर्षीय योजना में कुछ सुधार किए गए चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, यह बात भी ठीक है। पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार वित्तीय क्षेत्र को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया। तो वित्तीय क्षेत्र को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया 9th 5 ईयर प्लान में, 9th 5 ईयर प्लान में, ना कि 5वीं में। तो इसे हम गलत कर देते हैं।
फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, आप 5 ईयर प्लान को पढ़ेंगे, आर्थिक योजना को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो तीसरा हमने गलत कर दिया है, पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था, सही बात है। 1973-74 में इस तरह का राष्ट्रीयकरण कोयला क्षेत्र का किया गया था। वर्तमान में कोयला खंडों का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता है, नहीं लॉटरी के आधार पर नहीं किया जाता जी। भारत हाल के समय तक घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करता था, किंतु अब भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर है। यह तो साफ सफेद झूठ जैसा लग रहा है, ठीक है ना, तो बिल्कुल गलत है। तो केवल पहला ही इसमें सही है। भारत अभी आत्मनिर्भर कहाँ है कोयले के लिए, बल्कि हमारी आयात करने की जो दर है वह भी बढ़ रही है, तो अभी हम आत्मनिर्भर तो नहीं है, ठीक है। तो दूसरा तीसरा हटाते हैं तो देखिए 3 ऑप्शन हट जाते हैं। अगर आपको दूसरा नहीं भी पता है तो भी 3 ऑप्शन आपने हटा दिए, और पहला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन 2019 के क्वेश्चंस का है, फिर हम 2018 के क्वेश्चन की अगली क्लासेज में चर्चा करेंगे। किसी दिए गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हैं। यानी भारत की गरीबी रेखा की बात होती है, और फिर जब अलग अलग राज्यों की बात करते हैं तो अलग अलग राज्य में भी गरीबी दर अलग अलग हमें देखने को मिलती है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि कीमत स्तर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, क्योंकि गरीबी की दर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है, यही तो बात वो कह रहा है। सकल राज्य उत्पाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, या सार्वजनिक वितरण की गुणवत्ता अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि अलग अलग राज्यों में जो कीमत का स्तर है इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है। इस वजह से भी हो सकता है किसी राज्य में कोई व्यक्ति दूसरे राज्य के मुकाबले कमाता तो ज्यादा हो, लेकिन क्योंकि वहां पर महंगाई या कीमत स्तर ज्यादा है फिर भी वह गरीबी श्रेणी में रहे, है ना। तो यहाँ पर बी हमारा बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हमें देखने को मिलता है। ये हमने आज 2020 और 2021 के क्वेश्चंस का डिस्कशन किया। उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीजें ठीक लग रही हैं, पसंद आ रही है। इसके अलावा आप समुद्र मंथन की वीडियोस देखिए, उनमें जो टॉपिक्स बताए गए हैं सभी सब्जेक्ट के, उनको टारगेटिव करते हुए 2023 की तैयारी करें, और जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो याद करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव वे में मैं कह रहा हूँ, तो याद करेंगे। तो अपनी तैयारी को अच्छा बनाइए, और हमारा जितना सहयोग हो सकता है हम कर रहे हैं, आप उसको यूज में लीजिए। अपने राय, अपने सजेशंस आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और कुछ नयापन पुरानापन कुछ करना हो तो बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पर विराम देंगे। कल फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में PYQs के क्वेश्चन। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बाय बाय।